नमस्कार, अर्ली प्राइम टाइम के बेस्ट शो भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। पूरे 1 घंटे भारत की बात की शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर से। आपको हम बता दें कि राजनीति के अखाड़े से इस वक्त 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह है कि निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जमानत का फैसला आज नहीं आया है। 4 मई की सुबह अब यह फैसला आएगा। दूसरी बड़ी खबर गुजरात से है, जहां कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द हटाकर इसके संकेत भी दिए। तीसरी खबर पंजाब से है, जहां सिद्धू के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू की सोनिया गांधी से शिकायत की और कार्रवाई की मांग की है। सिद्धू पर समानांतर तरीके से कांग्रेस चलाने का आरोप है। आपके पसंदीदा शो में हम इन तीनों खबरों का आपको अपडेट देते रहेंगे। और हम आपको बता दें कि कल 3 मई है। 3 मई मतलब 3 त्योहार, और इन 3 त्योहारों के लिए उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। दरअसल कल एक साथ 3 त्योहार होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रमजान का पवित्र महीना पूरे होने के बाद कल देश भर में ईद मनाई जाएगी। इसके साथ ही कल परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया भी है। ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े और ना ही कोई समस्या खड़ी हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। रामनवमी के दौरान भी उत्तर प्रदेश में कहीं हिंसा की कोई घटना नहीं होने पर प्रशासन की खूब तारीफ हुई थी। तो अब प्रशासन ने एक बार कमर कस ली है और 3 त्योहार क्योंकि एक ही दिन में पड़ रहे हैं, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आगे बढ़ते हैं और बात कोरोना वैक्सीनेशन की कर लेते हैं। देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए बात वैक्सीनेशन की करना बेहद जरूरी है। देश में कोरोना की वैक्सीन लगाना जरूरी नहीं है, यानी आपको कोरोना वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के लिए सरकार की जमकर तारीफ भी की है। हम नहीं लेंगे। अरे हम कहते हैं हम नहीं लेंगे। हम नहीं लेंगे। इस तरह के न जाने कितने वायरल वीडियोस हैं जिसमें वैक्सीन के डर से कोई लड़ रहा है। ठीक है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। तो कोई डर कर पेड़ पर छिप रहा है। पिछले साल भर की बात करें तो देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आती रही हैं, अब भी आती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए कहा कि लोगों को अपने शरीर से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए किसी को टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोविड टीका न लगवाने वालों को सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के आदेश राज्य सरकारों को हटा लेने चाहिए। वैसे कागजी तौर पर देखें तो सरकार ने भी कोर्ट में कहा है कि टीका लगवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन तस्वीरें गवाह है कि टीका लगवाने से लोग कैसे डर रहे हैं, फिर भी कोशिश की जा रही है। शनिवार तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कोविड रोधी टीकों की 189 करोड़ खुराक दी गई है। दिल्ली से निपुण सहगल की रिपोर्ट। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वैक्सीनेशन लगवाना कोई जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपकी सेहत को देखते हुए, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये जरूरी है कि आप इस वैक्सीन को लगवाएं, अपने को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। अगली बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है। आपको बता दें, अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लग गई है। बताया जा रहा है कि सर्वर रूम से आग की शुरुआत हुई। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। एसवीपी अस्पताल की 4थी मंजिल पर आग लगी है। और देश में संकट मोचक हनुमान जहां सियासी पार्टियों के एजेंडे पर हों, वहीं दूसरी तरफ मेरठ में छात्रों ने परीक्षा के दौरान जवाब का संकट आने पर कॉपियों में हनुमान चालीसा का श्लोक लिख डाला। खबर देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। देश भर में हनुमान चालीसा को लेकर सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। इसी माहौल में खबर वायरल हुई कि यूपी की संस्कृत बोर्ड परीक्षा में छात्रों ने सवाल के जवाब में हनुमान चालीसा लिख डाली। खबर वायरल हुई तो पड़ताल शुरू हो गई और हमें मालूम चला कि मेरठ के विल्वेश्वर नाथ संस्कृत कॉलेज में संस्कृत बोर्ड की कॉपियां जांच की जा रही हैं। 16,000 कॉपीज का मूल्यांकन इस सेंटर पर हो रहा है। वायरल खबर के बारे में हमने कॉलेज के परीक्षा उप नियंत्रक से बात की। बातचीत में उन्होंने हनुमान चालीसा वाली खबर की पुष्टि कर दी। कुछ जिलों की जो पूर्व साइड के जिले हैं, उनकी कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में अंतिम भाग में अपनी परीक्षा उत्तर पुस्तिका पूरी लिखकर अंतिम भाग में हनुमान चालीसा के कुछ दोहे उसमें लिखे गए हैं, ऐसा कुछ परीक्षकों ने हमको
पता है। दिनेश दत्त शर्मा के मुताबिक ज्यादातर छात्रों ने सवालों के अच्छे जवाब दिए हैं, लेकिन जिन सवालों का जवाब उन्हें नहीं आया वहां हनुमान चालीसा के श्लोक लिख दिए। कॉपी चेक कर रहे शिक्षक बचाव करते हुए कहते हैं कि संस्कृत छात्रों का भगवान से ज्यादा लगाव होता है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। मेहनत के साथ साथ जो है भारतीय संस्कृति से उन्होंने जो है संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए भगवान को जोड़ा है अपने आराध्य समझ करके। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरी हनुमान चालीसा लिखी है, केवल कोई दुआ है या कोई चौपाई है या कोई श्लोक है, ऐसा कुछ नहीं कि पूरी हनुमान चालीसा है। 26 मार्च से 21 अप्रैल तक परीक्षा चली है। ऐसे में चालीसा विवाद का असर जरूर छात्रों पर रहा होगा। 25 अप्रैल से कॉपीज की जांच हो रही है। 5 मई तक इसे हर हाल में पूरा करना है। हमारी पड़ताल में साबित हुआ कि छात्रों ने सवाल के जवाब में हनुमान चालीसा का जिक्र किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आगरा से। आगरा के राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से मां चामुंडा के मंदिर को रेलवे ने 10 दिन के अल्टीमेटम के साथ नोटिस जारी किया था, जिसकी मियाद खत्म हो गई है। लेकिन हिंदू संगठनों के विरोध को देखते हुए इस मामले का हल अब बातचीत से निकालने की कोशिश चल रही है। आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर बना है ये मां चामुंडा का मंदिर। मंदिर करीब 250 साल पुराना है। मंदिर जितना पुराना है उतना ही इस मंदिर के प्रति इलाके में लोगों की आस्था है। यही वजह है कि जब रेलवे ने 20 अप्रैल को नोटिस जारी कर मंदिर को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए कहा, तो रेलवे के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। आगरा में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। कैंट रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मंदिर समिति और इलाके के लोगों का कहना है मंदिर रेलवे स्टेशन से भी पुराना है। इसके बाद जिला प्रशासन और रेलवे ने मुद्दे को अब बातचीत के माध्यम से हल करने की बात कही है। डीआरएम साहब को यह रिक्वेस्ट किया गया है कि कोई भी कार्रवाई जो हो, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समस्त पार्टियां आपस में बैठ करके रजामंदी से जो भी निकल के आएगा उसी में कार्रवाई की जाए, कोई एक तरफा कार्रवाई न की जाए। इसके लिए हम लोगों ने उनसे लिखित भी रिक्वेस्ट कर लिया है और हमारी उनसे बात हो गई है। आगे जो भी कार्रवाई की जाएगा पार्टियों को बैठ करके आपस में बात करेंगे और सहमति के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति ने चिट्ठी जारी कर रेलवे को आश्वस्त किया है कि अब मंदिर को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, ना ही कोई संगठन मंदिर को लेकर किसी तरह की बयानबाजी करेगा। समस्या का हल जिला प्रशासन निकालेगा। बता दें आपको कि रेलवे मंदिर को रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण बता रहा है, लेकिन मंदिर समिति के पास मंदिर से जुड़े ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर उनका दावा है कि 1953 में मंदिर प्रबंधन का सेंट्रल रेलवे प्रशासन और आगरा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते में रेलवे और मंदिर समिति के बीच जमीन की अदला बदली हुई। अब मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें रेलवे के राजा मंडी स्टेशन के लिए बनाए गए नक्शे को आधार बनाया गया है। इस बातचीत में जिला प्रशासन, मंदिर समिति और रेलवे के अधिकारी शामिल होंगे। 3 तलाक का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। 3 तलाक पर बैन लग चुका है, लेकिन अब 3 तलाक के ही एक दूसरे रूप को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मांग की गई है कि मुस्लिम पुरुषों को मिलने वाले इस एक तरफा अधिकार पर रोक लगे। आपने वो तलाक तो बैन कर दिया, लेकिन जो तलाक के और भी फॉर्म्स मौजूद हैं, प्लीज उनको भी बैन करिए। देश में जब एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठ रही है, उस बीच देश में तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं से होने वाले भेदभाव की आवाज उठा रही ये हिना है, जो खुद तलाक पीड़ित है। गाजियाबाद की रहने वाली हिना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मुस्लिम पुरुषों को मिलने वाले तलाक हसन जैसे एक अधिकार को खत्म करने की मांग की है। समानता का अधिकार रखी है। जो और धर्मों की लड़कियां हैं, उनको, उनके पति तो उनको नहीं छोड़ सकते ना। उनके पति तो ऐसे एक अधिकार मुंह से बोल के, चिट्ठी के जरिए इस तरीके से नहीं भेज सकते। तो फिर मुस्लिम महिलाओं को क्यों? हम देश की नागरिक नहीं है? हम भारतीय नागरिक नहीं है क्या? हम इस देश के संविधान के अंदर नहीं आती हैं क्या? दरअसल तलाक 3 प्रकार की होती है: तलाक बिद्दत, तलाक हसन और तलाक एहसन। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ 3 तलाक के प्रावधान यानी तलाक बिद्दत पर बैन लगा दिया। 21 अप्रैल को जब हिना को अपने पति की तरफ से तलाक के हसन का नोटिस मिला, तब उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तलाक के हसन में 1-1 महीने के अंतराल पर तलाक दिया जाता है।
अगर 3 महीने में सुलह नहीं होती तो तलाक हो जाता है। न इनको कोई गुजारा भत्ता मिलेगा, न इनके बच्चे के भरण पोषण के लिए कुछ मिलेगा, न बच्चे की देखभाल के लिए कोई पैसा मिलेगा। इसी को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हमने कहा है कि जो तलाक की प्रक्रिया उसको एक कॉमन बनाई जाए, यूनिफॉर्म ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स हो और यूनिफॉर्म प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स हो। तलाक लेने की प्रक्रिया भी एक हो और तलाक का आधार भी एक हो। देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है। कई राजनीतिक दल खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा जाति धर्म के आधार पर कोई रियायत नहीं, समुदाय विशेष के लिए कोई अलग से नियम नहीं, शादी, तलाक और संपत्ति के बंटवारे के लिए सभी धर्मों के लिए एक जैसे नियम। धार्मिक भेदभाव के बिना देश की दूसरी बेटियों की तरह ही अधिकार के लिए हिना देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंची है ताकि सबके लिए एक ही कानून हो। जनता सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर गई है, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के सियासी रक्त चरित्र पर जांच एजेंसियों ने भी शिकंजा कसा है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां तेज धूप के बीच झंडा और बैनर लिए बीजेपी कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता के उतरने की वजह है आज से ठीक 1 साल पुरानी तारीख 2 मई, जब पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने बीजेपी को हरा दिया। पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान हिंसक घटनाएं भी हुई थी, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। बीजेपी इसी रक्त रंजित राजनीति का विरोध कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा के मामलों में सीबीआई ने 1 साल के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने इस बाबत कोर्ट में जो शपथ पत्र दाखिल किया है, उसके मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान इस बारे में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कुल 58 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 224 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नाव में अस्पताल में युवती की मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और ज्यादा उलझती जा रही है। परिवार के आरोप से अलग पुलिस के दावे ने इस मर्डर मिस्ट्री में एक नया सस्पेंस ला दिया है। देखिए आप। शनिवार को उन्नाव के इसी न्यू जीवन अस्पताल में फंदे से लटकी हुई लड़की की लाश मिली थी। परिवार ने आरोप लगाया था कि गैंगरेप के बाद बेटी की हत्या कर लाश को लटका दिया गया, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की गुत्थी को सुलझा लेने का दावा किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम हैंगिंग आया है। शरीर पर किसी प्रकार का कोई और इंजरी नहीं है। किसी प्रकार से रेप के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। हम लोगों ने अपने नौकरी काल में ऐसे बहुत से अवसर देखे हैं जबकि ऐसे जगहों से फांसी लगाई गई है, तो इसमें कोई अजूबी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। पुलिस ने जिस आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया है, वो लड़की का प्रेमी बताया जा रहा है। लड़की आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी। लड़के के इनकार करने के बाद उसने ड्यूटी के पहले दिन अस्पताल में ही खुदकुशी कर ली। इस युवती का एक अपने पहले के जहाँ पे नौकरी करती थी वहाँ के ड्राइवर से प्रेम प्रसंग था और ये उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो युवक तैयार नहीं था और इसी के चलते दोनों में अनबन थी और इसी तनाव के अंतर्गत आकर के ऐसा प्रतीत होता है कि उसने ये कदम उठाया है। हालांकि पुलिस ने परिवार के दबाव में अस्पताल के कुछ लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। जिस अस्पताल में लड़की की मौत हुई, उस अस्पताल का उद्घाटन 25 अप्रैल को बीजेपी विधायक श्रीकांत कटियार ने किया था। बताया जा रहा है कि अस्पताल ने भी नियम कानून की धज्जियां उड़ा रखी है। पुलिस इस मौत के मामले के बाद अब हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस समय क्योंकि 1 अप्रैल को करौली में हिंसा हुई थी, उसी को देखते हुए एहतियाती कदम उठाते हुए ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। करौली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ के लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से ये खास इंतजाम किए गए हैं। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं चांसलर हॉल का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष
कि मेरी पहली विदेश यात्रा जर्मनी में हो रही है। इस वर्ष के शुरुआत में किसी विदेशी लीडर के साथ मेरी पहली टेलीफोन वार्ता भी मेरे मित्र चांसलर शोल्ज के साथ हुई थी। चांसलर शोल्ज के लिए भी आज की भारत जर्मनी आईजीसी इस वर्ष की किसी भी देश के साथ पहली आईजीसी है। ये कई फर्स्ट दर्शाते हैं कि भारत और जर्मनी दोनों ही देश इस महत्वपूर्ण पार्टनरशिप को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। आज छठी आईजीसी में से भारत जर्मनी भागीदारी को एक नई दिशा मिली है। इस आईजीसी ने एनर्जी और एनवायरनमेंट दोनों क्षेत्रों में हमारे सहयोग को महत्वपूर्ण गाइडेंस दिया है। मुझे विश्वास है कि आज किए गए निर्णयों का हमारे क्षेत्र और विश्व के भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज हम इंडो जर्मनी पार्टनरशिप ऑन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्च कर रहे हैं। भारत ने ग्लासगो में अपने क्लाइमेट एम्बिशन को बढ़ाकर विश्व को यह दर्शाया है कि हमारे लिए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एक आर्टिकल ऑफ फेथ है। इस नई पार्टनरशिप के तहत जर्मनी ने 2030 तक 10 बिलियन यूरो की अतिरिक्त विकास सहायता से भारत के ग्रीन ग्रोथ प्लान्स को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं जर्मनी और चांसलर शोल्ज को धन्यवाद देता हूं। हमारे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों में ग्रीन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए में यह बहुत उपयोगी रहेगा। भारत और जर्मनी दोनों को ही अन्य देशों में डेवलपमेंट कोऑपरेशन का लंबा अनुभव है। आज हमने
अपने अनुभवों को जोड़कर त्रिपक्षीय कोऑपरेशन के जरिए तीसरे देशों में संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य करने का भी निर्णय लिया है। हमारे यह सहयोग विकासशील विश्व के लिए पारदर्शी और सस्टेनेबल विकास परियोजनाओं का विकल्प प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड काल में भारत अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ देख रहा है। हमें विश्वास है कि भारत वैश्विक रिकवरी का महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। हाल ही में हमने बहुत कम समय में यूएई तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ईयू के साथ भी हम एफटीए वार्ताओं में शीघ्र प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत के कुशल कामगारों और प्रोफेशनल से कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिला है। मुझे विश्वास है कि भारत और जर्मनी के बीच हो रहे कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट से दोनों देशों के बीच आवाजाही सुगम बनेगी। मैं फिर एक बार आज की समिट के लिए, आपके इनिशिएटिव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो हम हमेशा शांति के पक्षधर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बर्लिन के मंच से ये संदेश दिया, दुनिया को ये बताया कि जंग में किसी की जीत नहीं होगी। जर्मनी के साथ ग्रीन एनर्जी पर अहम समझौते का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के गठन का निर्णय हुआ है, ये जानकारी भी दी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। जर्मनी के दौरे पर हैं भारत जर्मनी अहम साझेदार। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। आज बात उत्तर प्रदेश के चंदौली से आई उस खबर की करेंगे जिसकी हर घर में चर्चा चल रही है। आज बात मौत के सस्पेंस की करेंगे जिसका रहस्य गहरा होता जा रहा है। चंदौली में हुई मौत के हर सिरे की बात होगी, लेकिन शुरुआत निशा की छोटी बहन गुंजा की उस तस्वीर के साथ जो निशा की मौत के वक्त घर में ही मौजूद थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से, फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर, ठीक है। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से सब कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। टीवी स्क्रीन पर गुस्से में हाथ में लगी ड्रिप को निकालकर फेंकती 18 साल की गुंजा है। रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए। गुंजा के हाथ में पट्टियां हैं, ड्रिप भी लगी हुई है, लेकिन घायल गुंजा को जैसे ही उसकी बड़ी बहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है वो आपे से बाहर हो जाती है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर, ठीक है। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था कि खाने की वजह से सब कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी करीब 5.5 मिनट से गुंजा से सवाल जवाब कर रहे थे। गुंजा हर सवाल का धैर्य के साथ जवाब दे रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी बहन निशा की मौत की वजह पर बात होती है, गुंजा के सब्र का बांध टूट जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है आपकी बड़ी बहन गुड़िया की, उसमें खरोच मारपीट ऐसे कोई निशान नहीं है और हैंगिंग यानी गला कसने से, फांसी लगाने से मौत की बात नहीं आई है। खाने की बात है कि शायद कुछ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। नहीं सर, नहीं, ये सब गलत है। ये सर गलत है, ये प्रशासन गलत कर रही है सर, ठीक है। मतलब बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगा रहा था
कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसे मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे मत करिए। ये चंदौली के कन्हैया यादव के परिवार की कहानी है, जहां रविवार को पुलिस के दबिश देने के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन जब पुलिस कन्हैया यादव के घर से रविवार को निकली तो घर में निशा का शव मिला। परिवार पुलिस पर निशा की हत्या का आरोप लगा रहा है। कल पुलिस शाम को आई और घर में घुसने के बाद घर में 2 लड़कियां थीं, दोनों को मारने लगे। मारने की वजह से एक लड़की का मृत्यु हो गया और एक अधमारा पड़ी थी, घायल हो गई थी लड़की। और जब एक लड़की मर गई तो प्रशासन जो है निकल के अपने थाना को चली गई। सवाल ये है कि रविवार शाम को कन्हैया यादव के घर में आखिर हुआ क्या? पुलिस के जाने के बाद निशा का शव क्यों मिला? अगर पुलिस कन्हैया को लेने गई थी तो बेटियों के शरीर पर चोट के निशान क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि 22 साल की निशा की मौत आखिर हुई कैसे? ये सवाल हर बीतते पल के साथ उलझते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार और पुलिस की दलीलों में बहुत बड़ा अंतर है और दोनों में सच तो कोई एक ही बोल रहा है। हाथ में ड्रिप लगी हुई है, एक हाथ में पट्टी बंधी हुई है, बेसुध है, बहुत बात करने की स्थिति में नहीं है। सर हमको ये जानकारी मिली है कि ये सिर्फ घर में इनको कन्फर्म मालूम था कि कोई नहीं है। इनका मकसद सर बस हम लोग को मारने के ही मकसद से आए थे। हमारे हिसाब से इन्हें कोई फोर्स कर रहा था कि हम लोगों को किसी के न होने के कारण मारा जाए घर में। उस वक्त आपकी बड़ी बहन कहाँ? सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आएंगे। पुलिस अधिकारी जब आए थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताई जा रही है उसका ये परिवार खंडन कर रहा है और बेहद नाराजगी भी जता रहा है। सवालों को जानने के लिए पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ता है चंदौली जिला। चंदौली के मनराजपुर में यह है कन्हैया यादव का घर। कन्हैया यादव हिस्ट्री शीटर है और जानकारी के मुताबिक रविवार शाम 4 बजे 40 पुलिस वालों की फोर्स कन्हैया यादव के घर पहुंची। संवाददाता संजय त्रिपाठी ने कन्हैया यादव की 18 साल की छोटी बेटी से पूछा कि उस दिन जब पुलिस आई तो घर के भीतर क्या हुआ था। हम लोग छत पे थे, हम लोग दरवाज़ा बंद करने के लिए आए, तब तक ये लोग अंदर आ चुके थे सर। दरवाज़ा जैसे बंद करते हैं तो धक्का दिए, तब तक 8-10 पुलिस और एक लेडीज़ कांस्टेबल उनके साथ उस रूम में गए और हमको सब यहाँ पर मारे थे और यहाँ पे पकड़ा था। और उसके बाद दीदी चिल्ला रही थी, हमको आवाज़ दे रही थी बचाने के लिए। हम बहुत रिक्वेस्ट किए सर कि शादी पड़ा है सर, ऐसा मत कीजिए सर। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम है सर, उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। उसके 5 मिनट चाहे 2-3 मिनट बाद आवाज़ दी कि आनी बंद हो गई। ये बात परेशान भी करती है और चौंकाती भी है कि दूसरे कमरे में गई निशा थोड़ी देर पहले भली चंगी थी, तो फिर कुछ मिनटों बाद उसकी आवाज़ आनी क्यों बंद हो गई। गुंजा के मुताबिक पुलिस जब घर से गई उसके कुछ सेकंड बाद ही वो अपनी बहन को देखने दूसरे कमरे में भागी और वहां उसने क्या देखा, सुनिए। सर फिर उसके बाद हम 2 सेकंड मैक्सिमम 20 सेकंड लगा होगा सर यहाँ से हमको जाने में, चाहे 10 सेकंड लगा होगा। तो देखे थे तब तो दीदी की डेथ हो चुकी थी और दीदी पंखे से नीचे मार कर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर। इनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चल रही थी सर। घर में कोई नहीं था। छोटी बहन मदद के लिए गांव वालों को बुलाने दौड़े। बड़ी मुश्किल से एक फोन मिला और जब पूरी खबर गांव में आग की तरह फैली तो बवाल शुरू हो गया। निशा की मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम कर दी। बवाल बढ़ता देखकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन दिया।
परिवार के लोगों का सीधा ये आरोप है कि पुलिस के 40 के आसपास कर्मचारी यहाँ पर दाखिल हुए, बिना किसी कारण बताए धड़ाधड़ भीतर घुसते चले गए। उसके बाद दो बहनें यहाँ पर मौजूद थी, गुंजा और गुड़िया, उनके साथ में मारपीट करने लगे। पूछने पर कोई वजह नहीं बताई और मारपीट इस कदर की गई कि गुड़िया जब छोटी बहन देखने गई उसको तो मालूम चला कि वो फंदे से लटकी हुई है। और एक बात ये भी सवाल खड़े करने वाली है कि उसका शव जो लटका हुआ था उसके पैर ज़मीन पर टच कर रहे थे। तो ऐसे में मार करके लटकाने की बात का आरोप परिवार लगातार लगा रहा। परिवार की शिकायत पर चंदौली के सैयद राजा थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है और युवती के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा गया है। जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर क्या कहा वो समझिए। निशान के सिर्फ गले के पास एक खरोंच है, जबड़े के पास छोटी सी चोट है, शरीर पर कहीं भी चोट नहीं है। जबकि लड़की के पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को बेल्ट से पीटा गया है और मौत होने के बाद पुलिस मौके से भाग गई। बेल्ट से लड़की को पूरा देह भर हाथ भर बेल्ट से मारा गया था। लड़की के पीठ पे चोट था, पैर में चोट था, यहाँ सब बेल्ट का निशान था। उसके बाद ये लड़की को ये जब ये सब मारने लगे तो लड़की डेट कर गई। तो इसको लड़की को इन्होंने पंखे में बांध कर, और छोटी लड़की बेहोश थी तो पंखे में बांध कर ये सब भागे यहाँ से। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। ठीक यही बात कन्हैया यादव की छोटी बेटी गुंजा दोहरा रही है, जो घटना के वक्त घर में बड़ी बहन निशा के साथ मौजूद थी और गुंजा के मुताबिक निशा मारपीट के वक्त गुंजा से मदद की गुहार लगा रही थी। तब तक दीदी हमको देखी तो वो खुद को बचाने के लिए दूसरे रूम में दरवाज़ा बंद की, भागी और उसके बाद दरवाज़ा तो खोल कर और उसको मारा गया। वो कुछ देर तक हमको आवाज़ देती रही, गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। हालांकि पुलिस कह रही है कि मौत कैसे हुई ये अभी साफ नहीं है और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही सही वजह पता चल पाएगी। कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये वो परिवार है, ये वो घर है जिसमें जून के महीने में खुशियाँ नज़र आनी थी, बधाइयाँ सुनाई जाने वाली थी, लेकिन उसके पहले यहाँ वो घटना हो गई जिससे इस घर में मातम पसरा हुआ है। पूरे घर की तस्वीरें देखें, ये गुड़िया की माँ है जो सामने से आ रही हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगी ये पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेके क्या कहेंगे? ये बचा कहना है कि फांसी लगने से उसकी मौत नहीं हुई। नहीं रे भैया, अरे नहीं रे भैया। कन्हैया यादव के घर में मातम पसरा है। 18 साल की गुंजा की परीक्षा थी, लेकिन हाथ में घाव है और बड़ी बहन की मौत के बाद से मन पर जो घाव लगा है वो शायद ही भर पाएगा। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि योगी सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।